सोरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसहो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यदभद्रं तन्नाशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ठः सुशान्तिर्भवतु। जी भैया, आप भैया से हम सब सुनेंगे, मिथिलेश भैया से। आज मन जी भैया, आपको मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। आपका प्रेजेंटेशन शुरू है। गुरुदेव की वाणी इनके शब्दों में हम सभी सुनेंगे। बहुत कीमती समय ये देते हैं अपना। जी प्रणाम भैया। प्रणाम। भू गौरव ग्लोबल के आध्यात्मिक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और यह प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट है। पिछला पार्ट 1 में मैंने चर्चा किया था कि जो अशांत मन के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें, एक नई रणनीति। तो इस शीर्षक के अंतर्गत अशांत मन को कैसे विजय प्राप्त करें, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके कुछ अंशों को मैंने आप सबके सामने डिस्कशन किया था। उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें से कौन लोग पहले से जुड़े थे, कोई इसमें बता सकता है क्या कि पिछले बार क्या चर्चा हुई थी? कोई ऐसे हैं जो जुड़े हुए थे पिछले बार, जो भी 2 बार इस बार जुड़े हुए हैं? रामलता दीदी थी शायद, बता रही हैं कि आप नहीं थे, इसका मतलब वो थी। तिवारी साहब जुड़े हैं? तिवारी भैया नहीं जुड़े हैं। अभी ललितेश्वर भैया हैं, चंदा दीदी हैं हमारे साथ, और ममता दीदी हैं, रामलता दीदी हैं। अच्छा जी। अच्छा। तिवारी जी को लगता है पता नहीं चल पाता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि चलिए इसको मैं और लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो मैं इसको संक्षिप्त में पुरानी बातें जो है, ममता है रेज हैंड, क्या नमस्ते भैया। मैं जुड़ी तो जरूर थी, पर इतना मुझे समझ नहीं आया। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत फिर से रिपीट कर दें, और चंदा दीदी भी नहीं जुड़े थे, वो भी सुन लेंगे। आपके पास टाइम है तो। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इसलिए मैं कह रहा था। मैं क्या होता है कि दोबारा रिपीट करने से जो पहले सुनने रहते हैं तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, नए लोगों को लगता है। इसीलिए जानना चाहता था कि मैं कौन जुड़े थे कौन नहीं जुड़े थे। तो मैं संक्षिप्त रूप में पुरानी बात को दोहराऊंगा मैं, और फिर आज की बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, ताकि जो नए जुड़े हो उनके लिए भी, जो पुराने जुड़े हो दोनों के लिए फायदा रहे। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जितने भी इतिहास के पन्नों पर आप नजर डालिएगा तो जितने लोग महान पुरुष हुए हैं, उसमें से सभी लोगों ने अपने मन की शक्तियों का और अपने आत्मा की शक्तियों का प्रयोग किया है। किसी भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो महान उपलब्धि हासिल किए हैं उन्होंने अपने मानसिक और आत्मिक शक्तियों का प्रयोग किया है। शारीरिक शक्ति का कोई ज्यादा उतना महत्व नहीं रहता है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। हम उन्हीं को याद करते हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लेटेस्ट एग्जाम्पल की APJ अब्दुल कलाम हो। ये सारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, सबके बीच में कॉमन ये था, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे लोगों ने अपने मानसिक शक्तियों का सदुपयोग किया था। इसलिए हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि जो मानसिक शक्तियों का जो क्षय होता है, वो जो मन हमारा विचलित होता है, रेस्टलेस होता है,
तो इसलिए उसका क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अशांत मन के ऊपर विजय प्राप्त करें, ताकि अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी शक्ति लगा सकें। तो इसी पर चर्चा के तहत, टॉपिक के तहत हमने जो चर्चा किया था कि ये मन जो है हमारे, ये मन की शांति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के जीवन यापन के लिए भी ज़रूरी है, जीवन में अपनी सफलता पाने के लिए भी ज़रूरी है, और आत्म शांति होने के लिए भी ज़रूरी है। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आप अध्यापक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आप कलाकार हो, किसी के लिए ज़रूरी है कि मन उनका शांत रहे, ताकि वो अपनी ऊर्जा को उसमें लगा सकें वो। इसलिए मन की शांति का टॉपिक जानना सभी के लिए आवश्यक है। और इसके तहत हमने जिन बातों की चर्चा किया था उसके बारे में लिस्ट दिखाया था, आपके सामने रखा हुआ है। और एक कहानी के माध्यम से मैंने बताया था कि किसी भी कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब किसी कंसेप्ट को, किसी भी बात को हम ध्यान से समझ नहीं पाते हैं, तो समझने का 3 स्तर होता है। एक होता है कि हम उसको याद कर लेते हैं, रोट मेमोरी से याद कर लेते हैं, जैसे कोई मंत्र को हमने याद कर लिया, और एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि मंत्र के अर्थ को समझते हुए हमने उसको याद किया, समझा उसको हम कहते हैं कंप्रेhension या समझ की बात होती है। और तीसरा होता है एप्लीकेशन, प्रयोग, जब उसके मंत्र में दिए गए उद्देश्यों को हम अपने जीवन में धारणा करते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, जब उसका हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो हमारी समझ की पहचान होती है। और इसको एक मैंने कहानी के माध्यम से समझाया था कि औसत जैसे निकालते, छोटा सा कंसेप्ट है औसत, एवरेज निकालने का। तो 3 संख्या को लीजिए, 4, 5, 6 कोई संख्या लीजिए, और तीनों संख्याओं का औसत निकालते हैं, तो तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्या रहती है उससे आप भाग देते हैं। जैसे कि इसमें 4 और 5 और 6 को हमने जोड़ा, तो कितना हो गया, 5, 6, 11, 4, 15, और 15 से कुल संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा औसत 5 आएगा। तो ये हमारा एक लेवल अंडरस्टैंडिंग, अलग एक छोटा सा लेवल हुआ। लेकिन जब इस समझने के बाद से जब जीवन में इसको उपयोग करने जाते हैं, तो इसको कॉमन सेंस के साथ उपयोग करना होता है। तो इसका उदाहरण मैंने एक कहानी के माध्यम से सुनाया था कि 5 लोग जो थे, कि वो 5 लोग एक नदी को पार करने जा रहे थे, और तो नदी की गहराई मालूम नहीं थी। तो जो उसमें सबसे लंबा आदमी था, उसने कहा कि काम करते हैं, हमने अभी औसत पढ़ा है, तो सबकी ऊंचाई मेजरमेंट कर लेते हैं। तो उसने सभी पांचों लोगों का ऊंचाई मेजरमेंट कर लिया और उसका औसत निकाल लिया। पांचों के जैसे कोई 1.5 मीटर था, कोई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर था, कोई 1 मीटर 70 सेंटीमीटर था। इस तरह से सबका जोड़ करके और 5 से भाग दे करके औसत ऊंचाई निकाल लिया। और जो सबसे लंबा आदमी था, वो डंडा से लेकर के क्रॉस करते हुए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे गया। तो उस किनारे पर जाकर के कई जगह पर वो 5-6 जगहों पर उसने डंडे के हिसाब से उसने गहराई को मेजरमेंट किया, और फिर उस गहराई का भी उसने औसत निकाल लिया। उसके बाद से हम निष्कर्ष पर पहुंचे। उसने क्या देखा कि जो नदी की जो गहराई है, वह मान लीजिए कि नदी की गहराई 1.5 मीटर है, और ये जो लोग नदी क्रॉस करने जा रहे थे, उसका 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आ रही थी। तो लोगों ने क्या निर्णय लिया, बगैर कॉमन सेंस यूज करते हुए, कि यदि औसत ऊंचाई सबकी ज्यादा है तो सारे लोग नदी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि औसत गहराई नदी की कम थी। अब जब सारे लोग जब क्रॉस किए, तो जिनको औसत ऊंचाई से जिसके कम थी, वो सारे डूब कर मर गए। तो कहने का आशय था कि जब हम अपने जो छोटे से कंसेप्ट को, जो औसत निकालना है, उसको जब दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं प्रयोग करते वक्त, तो हमें इस तरह से प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ तो हम तो यहाँ मन की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का आधार होता है। इसलिए इसकी कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, कि रखना नहीं है, कि अर्थ योजना है, ताकि हम इसको अपने जीवन में उतार करके जीवन को सफल बना सके। इसलिए हमारे जरूरी है कि हम जाना। उसके आगे मैंने जो चर्चा किया था कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा मन जो अशांत है, जैसे किसी का मन बहुत शांत होता है और किसी का मन बहुत अशांत रहता है। अब मानसिक बीमारियों में दिक्कत क्या होती है, शारीरिक बीमारियों में यदि सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कफ है, कोल्ड है, कुछ भी है, तो उस जो आदमी को बीमारी होती है उसको पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है, ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी जो रहता है, वो तो उसको पता चलता है उसको बीमारी हुई, तो डॉक्टर के पास जाता है या घर वालों से कहता है, घर वाले घरेलू इलाज करते हैं, और उससे यदि इलाज नहीं होता तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन मन की स्थिति में क्या होता है कि रोगी को खुद पता नहीं रहता कि वो बीमार है कि नहीं बीमार है, तो दूसरे घर वालों को कैसे पता लगेगा। तो
तो घर वाले को तो इसका उपाय क्या है कि जो व्यक्ति है वह इन लक्षणों को देखे और पता लगाए कि मेरा मन अशांत है कि अशांत नहीं है। तो हर आदमी के लिए लागू होता है, हमारे आप सबके लिए लागू होता है। इन लक्षण जो आपके सामने दिखाया है, मैं हिंदी में बताऊँगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको दोहरा रहा हूँ मैं। तो उससे आप पता चल सकते हैं कि आपका मन अशांत है कि शांत है। यदि मन अशांत है तो कहीं न कहीं आप मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज मन अशांत आएगा तो शांत करने का उपाय क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो मन अशांत के लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे हम कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है? तो कभी आपका मन बहुत उदास है, कभी बहुत खुशी होती रहती है और किसी चीज़ में काम करते हुए आपका मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ध्यान नहीं लगता है, ठीक है? आप कभी कोई कुछ करता है तो तुरंत बिना धैर्य के तुरंत आप रिएक्शन कर देते रहते हैं। छोटी सी छोटी बात कोई आलोचना करता है तो उसको आप तिलमिला जाते हैं, है ना? तो छोटी सी कोई प्रशंसा किया तो बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी सी कोई आलोचना किया तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसके नाते आपका ये सब प्रॉब्लम आता है। फिर दूसरा आ जाता है कि आपका जो ज़िंदगी में जो थोड़ी-सी निराशा आती है, तो आपका उसको भी आप सहन शक्ति कम हो जाती है। तो थोड़ा-सा घटना अभी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, तो मन दुखी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण इसमें दे रखा है आपका। और जो आदमी इस तरह से रहता है, कभी बहुत हाइपर एक्टिव रहता है और कभी बिल्कुल डल हो जाता है। तो ऐसे आदमी का मानसिक अवसाद डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। कभी अपने ऊपर बहुत करुणा दिखाता है, कभी अपने 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 को बहुत अपनी काज करके दिखा के काम करता है कि मैं बहुत काम करता रहता हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि मन उसका बड़ा तनाव से गुज़रता रहता है, इस तरह से रहता है। और अभी कभी उसका एम जो है लक्ष्य निश्चित नहीं रहता है, लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है। तो वह अपने को शांत नहीं पा पाता है। तो इस तरह से लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण तो मन के हुए, लेकिन फिजिकल साइन क्या हुआ? भौतिक दृष्टि से कैसे देखेंगे? जैसे आप देखेंगे कि कोई आदमी बहुत गुस्सा आता है तो वो चिल्ला कर बात करता है, आवाज़ उसकी बहुत ऊँची रहती है। तो उससे आप समझते हैं कि भाई वो भावनात्मक रूप से बहुत बोल रहा है, इसका मतलब कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मन उसका विचलित कर रहा है। और उसका बॉडी का मूवमेंट, जब मन बेचैन रहता है तो आदमी कमरे में बहुत टहलता रहता है, इधर चलता रहता है, पैर हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, तो उसका बॉडी का मूवमेंट भी उसका इधर से उधर होता रहता है। मूड उसका बहुत बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी गम, हमेशा दिन भर में उसका मूड कभी बदलता रहता है। आँखों की उसकी जो पुतलियाँ होती हैं, आँखों का मूवमेंट उसका चलता रहता है, ठीक है? साँसें जो चलती रहती हैं, साँसें जो समान रूप से नहीं चलती रहती हैं, साँस कभी तेज़ चलेगी, कभी धीमी चलेगी और किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो ये सारे लक्षणों से यदि आपके अंदर, हमारे सभी के अंदर किसी के लक्षण यदि है, इसका मतलब कि मन हमारा अशांत है, रेस्टलेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले बार चर्चा किया था, सभी के अंदर थोड़ा बहुत रहता है। जैसे ब्लड प्रेशर सभी के अंदर रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर एक सीमा से अधिक हो जाता है तो डेंजरस हो जाता है, एक सीमा से कम हो जाता है तो डेंजरस हो जाता है। उसी तरह से ये जो हमारे लक्षण हैं वो यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो डेंजरस है। तो इन बातों की चर्चा किया था मैं। और उसके बाद से मन का मैंने महत्व बताया था कि मन क्यों इम्पोर्टेंस इसका महत्व है। तो सभी आदमी, मैंने ये बताया था कि सभी आदमी एक पुराने मन से जन्म लेता है, अपने पुराने जन्मों से मन को लेकर के आता है और इस जन्म में मन के साथ यात्रा करता है और मरने के बाद मन हमारा आगे जन्म के लिए जाता रहता है। और मन जो हमारे मरने के बाद से, शरीर तो मरता है लेकिन मन नहीं मरता है, ठीक है? तो और मन ही ऐसा है जो हमारे साथ हमेशा साथ रहता है। पति रहे चाहे पत्नी रहे, चाहे और कोई रहे चाहे न रहे, मित्र रहे दुश्मन रहे, लेकिन मन आपका हमेशा आपके साथ ही रहता है। मन आपके किसी भी विचारों को, बाहर के दिखने वाली घटनाओं को अनुवाद करके बताता रहता है और सारे अनुभव जो ज़िंदगी में खट्टे मीठे अनुभव करते हैं वो उसको रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है कि हमारा मन जो है, इसलिए मन को जानना बहुत ज़रूरी रहता है से। और मन के जाते जो इंस्ट्रूमेंट हमारे मिलते रहते हैं, जो मन के आँखों से बाहर से देखते हैं, तो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे कान है, आँख है, नाक है और जीभ है, तो इस सारे से देखने से आपको त्वचा है, इसके माध्यम से हमको सूचनाएँ मिलती रहती हैं, उससे मन अपना पूर्ण होता रहता है। तो ये बातें मैंने पिछली चर्चाओं में डिस्कस किया था, इसलिए जल्दी-जल्दी आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने ये चर्चा किया था कि चेतना के स्तर जो है, चेतना के स्तर मन को जो है 4 स्तरों में बाँटा गया है, चेतना का स्तर के आधार पर। सबसे नीचे जो ब्लैक में है उसको अचेतन मन कहते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो आता है सबकॉन्शियस होता है, उसको अचेतन मन हिंदी में कहते हैं, जो येलो सर्कल से दिखाया गया, पीला सर्कल से दिखाया गया है।
उसके ऊपर जो जो ब्लू से सर्कल से दिखाया गया है उसको कॉन्शियस या चेतन मन कहते हैं। उसके ऊपर जो है सुपर चेतन मन होता है ना, जो ब्रह्मांड में चला जाता है। तो हर जीव की जो यात्रा होती है वो अचेतन से होते हुए और सुपर चेतन की तरफ जाती है। इसको भी हमारी यात्रा का क्रम रहता है। तो अब हमारा हर आदमी यहाँ पर 3 स्थिति हर आदमी के अंदर रहती है। जो ब्लू सर्किल है चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। और हर आदमी का प्रयास रहता है इसके ऊपर से सुपर कॉन्शियस माइंड जो आपका ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है उसके तरफ जाने का रहता है। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन की हम कोशिश करते रहते हैं, जो सुपर चेतन रहता है। अब हर चेतन के स्तर के अलग-अलग लक्षण सब रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो चेतन मन होता है उसमें आपका तर्क शक्ति रहती है, उसमें अहंकार होता है चेतना का। अरे उसकी हिम्मत, उसने मुझे गाली दिया, जो भी रहता है अहंकार की चोट लगी रहती है। ये चेतन स्तर के माइंड पे होता रहता है। लेकिन आप जो अचेतन स्तर रहता है उससे आपका इसमें अहंकार नहीं आता है अचेतन मन में, ठीक है। और इनके इंस्टिंक्ट के लक्षण के आधार पर आदमी उसका रिस्पॉन्स करता रहता है। अब सबसे नीचे अचेतन मन में रहता है जो सारे पुराने जन्म के संस्कार में दबे जो रहते हैं इसमें। और ऊपर जो रहता है सुपर कॉन्शियस होता है मन जो रहता है, तो आप उसके अंदर क्या होता है कि अहंकार आपका बिल्कुल गल जाता है। तो अब कैसे आप जानेंगे कि एक आदमी चेतन से सुपर चेतन की तरफ जा रहा है? आध्यात्मिक मार्ग पर जब आदमी चलता है तो उसकी एक लक्षण आपके सामने है। वह लक्षण ये है कि उसके अंदर अहंकार कितना गल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर नीचे जो है अचेतन मन में अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब चेतन मन में जाते हैं तो यहाँ अहंकार काम करता है, इस स्तर जाएंगे तो। और उसके ऊपर जब जाएंगे तो अहंकार यहाँ गल जाता है, सुपर चेतन में जब जाते हैं तो। और इंट्यूशन में होता है कि आने वाली घटनाओं का आपको आभास होने लगता है, इंट्यूशन होने लगता है। तो जब एक मनुष्य कोई भी साधना के माध्यम से, आगे माध्यम की मैं चर्चा करूंगा मैं, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे तो वो चेतन से आप सुपर चेतन की तरफ जाता है तो उसके अंदर आपका अहंकार गलना शुरू होता है, विनम्रता आनी शुरू होती है, बहुत विनम्र होना शुरू करेगा, अहंकार उसका गलता जाएगा। अहंकार और विनम्रता दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। तो जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी विनम्रता आपकी बढ़ेगी, ठीक है। जितना विनम्रता कम होगी अहंकार का बढ़ता जाएगा और इंट्यूशन आपके अंदर आता रहता है। तो उस तरह से आदमी कंटिन्यूस यात्रा करता रहता है। तो पूरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही रहता है कि हम चेतन से यात्रा करते हुए ऐसे सुपर चेतन की तरफ जाएं, हमारा ये प्रयास रहता है। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसको जो माइंड के जो संरचना हुई, कंपोजिशन ऑफ माइंड, मन का जो निर्माण होता है, हम सभी जानते हैं कि 3 गुणों से मन का होता है। जैसे शरीर का निर्माण होता है क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से रचा शरीर, सभी जानते हैं। तो जो शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है, पृथ्वी है, अग्नि है, हवा है, वायु है, इत्यादि सभी जो जानते हैं, जल है। उन्हीं से जो मोटे रूप से होते हैं उससे शरीर का निर्माण होता है, और जो उसके सूक्ष्म तत्व रहते हैं उससे हमारा मन का निर्माण होता है। जैसे खाए अन्न उससे बने मन, उसी बात को कहते हुए कहा गया है। तो हर चीज के अंदर 3 गुण होते हैं, ये पहले बताया था मैंने। तो आप उसके अंदर हर मनुष्य का मन 3 गुणों के अंदर रहता है। एक सात्विक गुण होता है, दूसरा राजसिक गुण होता है, फिर तामसिक गुण होता है, हम सभी जानते हैं ना। अब तामसिक गुण का अलग लक्षण रहता है, जिसे डॉक्टर से दिखाया गया है, बिल्कुल डल बैठा रहेगा। राजसिक वाला आदमी बहुत एक्टिव रहेगा, बैठ नहीं सकता है। और सात्विक वाला आदमी जो रहेगा बहुत शांत रहेगा। मैं अक्सर रामकृष्ण परमहंस में गया हूँ, आश्रम में जाता रहता हूँ, उनके मांग को देखता हूँ कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही विनम्र, बड़े शांत नजर आते रहते हैं। व्यक्तिगत अनुभव रहता है। सांसारिक लोगों को देखेंगे जो बहुत सफलता रहते हैं, घर में बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर राजसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है। एक घटना का जिक्र करूंगा मैं। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो उनके मन में संन्यास लेने की भावना उठी। तो एक बार रामकृष्ण आश्रम में गए, सन्यासी से मिले। तो उनको देख करके उनको लोगों के अंदर क्या था, लोग बहुत पहुंचे हुए थे, उनके अंदर इंट्यूशन से उन्होंने जान लिया कि ये आदमी राजसिक प्रवृत्ति का है, सात्विक प्रवृत्ति का नहीं आदमी रहती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुम राजनीति में जाओ, तुम्हारे लिए ये आश्रम नहीं है, सन्यास आश्रम नहीं है। तो लोग जान गए थे वो।
तो एक घटना का जिक्र किया मैं आपसे, ये 3 चीज़ों से रहता है। तो हर मनुष्य को क्या करना चाहिए कि हमारा जो चरित्र का निर्माण होता है, हमारा जो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इन तीनों के कंपोज़िशन से बनता रहता है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमारा जो ब्लैक वाली मात्रा कम से कम रहे, राशि गुण से थोड़ा ज़्यादा रहे और सात्विक मात्रा ज़्यादा रहे। जितना हमारे अंदर सात्विक गुण आएगा उतना ही मात्रा रहेगी, उतना हमारा मन शांत रहेगा, है ना? इसका अब सात्विक मात्रा को कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खान पान में सुधार करें और मन को प्योर करें। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे डिटेल से कैसे कैसे रहता है। और इसी बात को जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो किया था, उसी बात को कंपोजिशन जो माइंड का था, उसको उन्होंने 6 चक्रों से बताया था। चक्र सब लोग जानते रहते हैं, नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस करना तो अलग बात रहती है, तो ज्ञान की बात है। अब इसमें देखेंगे जो आप 6 देखेंगे, नीचे देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है आपका ये सूक्ष्म केंद्र रहते हैं, यहाँ पर आता है और इसके ऊपर आप जाते हैं, ये 2-3 और यहाँ से आपको कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस में यात्रा जो आती है, समाधि ऊपर जो जाती है, 7वां स्टेज जाता है। तो जब आपकी चेतना का स्तर, जब आपके चेतना का स्तर 3 चीजों में रहता है, तो आप ज्यादा सांसारिक विषयों में लिपटे रहते हैं। अब देखिएगा, बट जैसे ही तीनों चीजें, चेतना का स्तर, चेतना का प्रवाह 3 से चौथे में, चौथे से 5वें, 6वें में ज्यादा रहता है, तो आपके व्यवहार में बहुत व्यापक परिवर्तन आना शुरू होता रहता है। करुणा, दया, क्षमा और शालीनता, बहुत कुछ उसका प्रभाव लगता है बढ़ने, मन में शांतता होने, आगे बढ़ते रह जाता है। तो हमारी यात्रा का क्रम ये रहना चाहिए कि चेतना का स्तर को नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, एनर्जी का प्रवाह होना चाहिए और अंत में हम समाधि की तरफ जाते हैं, तो कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से मिल जाता है। इस तरह से हमारा ये लोकेशन दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं, जो बात से हम कहेंगे कि मन का जो काम होता है वो आपका 3 होता है। एक तो इसमें क्या होता है कि मन से स्मृति आती है, मेमोरी आती है, और एक मन में एक आई कॉन्शियस अहंकार भी रहता है और मन में एक विल पावर भी रहता है, विल पावर है ना, डिटर्मिनेशन। तो मन 3 चीजों से रहता है, आपका मन बनकर के बना रहता है। तो पास जो घटनाएं घटी हैं उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो वह स्मृति में चला जाता है। और आई कॉन्शियसनेस अलर्टनेस जब रहता है, तो आपके अंदर अहंकार का जन्मनेस होता है, मन से ही अहंकार की उत्पत्ति रहती है, और मन से ही आपका इच्छा शक्ति का उदय होता है। तो 3 रहते हैं, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति का, हाई कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी पास ही जाता है। अब इसके आगे जाते हैं कि आखिर मन कमजोर क्यों होता है, मन हमारा चंचल क्यों होता है। तो इसके आगे देखते हैं, अब हमारे सारे जो हमारे जो जितनी कष्ट हुआ, कष्ट का कारण क्या है कि जो कुछ कष्ट होता है, हमारा मन बहुत अशांत रहता है। अब मन क्यों अशांत रहता है? मन बहुत कमजोर है, ठीक है। जिसका मन मजबूत है वो अशांत नहीं रहता है। कमजोर वाला आदमी भी छोटी सी आलोचना पर बहुत नाराज हो जाएगा, छोटी सी प्रशंसा पर बहुत खुश हो जाएगा।